नहीं दिया। ओके हाँ, तो आज हम लोग करेंगे मतलब बाकी मतलब आर्टिकल बाय आर्टिकल करके फंडामेंटल राइट्स जो अभी से शुरू हो रहा है। इससे पहले तो ये था मोस्टली डिस्क्रिप्शन की स्टेट क्या होता है और अमेंडेबिलिटी है या नहीं। तो अब जो है पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट को ना हम लोग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसको हम लोग रख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी में। दूसरा हो गया 19 से 22 तक, फ्रीडम वाले कैटेगरी में रख देंगे। फिर हो गया तुम्हारा 23 एंड 24, वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया। हाँ, तो 23 एंड 24 एक्सप्लॉयटेशन हो गया। फिर 25 से 28 हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और 29 एंड 30 हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और फिर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 और ऐसे 226 भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला। तो 32 हो गया अपना एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और 226 हाई कोर्ट का, जिसके तहत वो लोग रीट इशू करते हैं और वो सब, ठीक ना। अब इसमें है हाँ एक राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, उसे रिपेल कर दिया गया। ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब लीगल राइट है, तो उसे रिपेल कर दिया। नहीं, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, ठीक। तो इन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, ये सब में हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल वन बाय वन जाएंगे, क्योंकि टेक्निकलिटीज भी है, डाउट्स भी इसमें ज़्यादा आते हैं, और क्वेश्चंस भी इसमें थोड़ा टिपिकल घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसलिए वन बाय वन जाएंगे, तो पेशेंस रखना थोड़ा। तो अब आर्टिकल 14, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट, मतलब दो ये है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, हम बताए थे कि कुछ कुछ राइट्स होता है सिटीजन के लिए, कुछ कुछ राइट्स होते हैं जो सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन हो गए, उनके लिए भी है। तो आर्टिकल 14 का अगर स्टेटमेंट देखोगे तो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है, और ये क्या, द स्टेट शाल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक। तो एनी पर्सन का मेंशन है, तो इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है ये राइट। So the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India, ठीक। तो अब इसमें की टर्म हो गया एनी पर्सन और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अब दोनों अलग अलग है, ठीक ना। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये हम जब पिछले क्लासेस जो किए थे ये लोग, तो उसमें हम बताए थे डाइसी का रूल ऑफ लॉ के इसको स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। तो अब देखो, ये टर्म जो है इक्वालिटी, इसको अगर बेसिकली देखोगे, मतलब इन इट्स लिटरल फॉर्म, तो ये क्या है कि इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही चीज बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ऑल आर ट्रीटेड इक्वल, मतलब इन आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल। तो इसका मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नो बडी विल बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज, है ना। हाँ तो ये वाला अगर टर्म है नो बडी का, ठीक, तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में है,
ठीक, इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को ना नेगेटिव राइट के तौर पे भी लिया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि ये क्या बोला कि नो बडी विल बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज बिफोर लॉ, समझे। तो ये यूके से इंस्पायर्ड है, डिराइव किया गया इंग्लैंड से, यूके से। तो अब देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम या फिर इशू ये आ जाता है ना कि अगर सबको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, मतलब कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो लॉ के सामने अगर हर कोई इक्वल लिया जाएगा तो डेप्थ, तो मतलब कि एक बेसिस कि क्राइम क्या किया गया है या फिर इशू क्या है, उसके बेसिस पे लॉ डिसीजन लेगा, ठीक। लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे देखोगे ह्यूमैनिटी को या ह्यूमंस को, तो वो लोग तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सरकमस्टेंस अलग हो, अगर कोई क्राइम हो गया किसी से तो हो सकता है सरकमस्टेंस अलग हो, उनका माइंडसेट अलग हो सकता है, उस समय की मतलब मेंटल डेवलपमेंट अलग हो सकती है। जैसे कि एक चाइल्ड है, अब वो चाइल्ड है, अब वो उतना वर्ल्ड भी नहीं देखा है, उतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है उसका वर्ल्ड का, तो हो सकता है उसकी थिंकिंग उस समय दूसरी हो सकता है वो अंडर इन्फ्लुएंस हो। जैसे एज ए एडल्ट क्या देखा जाता है कि अच्छा ठीक है, जैसे एडल्ट को वोटिंग राइट्स दिया गया, ठीक, तो उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर उनको कोई लर करे बाय गिविंग सम गिफ्ट्स, जैसे अल्कोहल दी जाती है वोटिंग मतलब इलेक्शन पीरियड में, या मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो लोग उनके ये वोट करें, तो ये चीज एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग इस चीज से लर्न अप ना हो या फिर किसी को इस वजह से वोट ना दे क्योंकि उन्होंने उसे पे किया है, समझे। तो अपना डिसीजन ले सोच समझ के, अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, या फिर उनका प्रोपेगेंडा क्या है, या फिर वो क्या चीज अपना मैनिफेस्टो में बताए हैं कि ये चीज आई विल डू व्हेन वी विल बी इलेक्टेड, या आई विल बी इलेक्टेड, उस बेसिस पे वोट करें, ठीक। तुम एक और लेकिन तुम देखोगे कि मैक्सिमम किडनैपिंग केसेस अगर देखोगे पढ़ोगे तो क्या होता है, उन बच्चों को या तो चॉकलेट देके, या ऐसे भी यूजुअली बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए चॉकलेट दिया था। और आज के टाइम में मतलब हर कोई का एक ही है कि खाना नहीं खा रहा तो हाथ में मोबाइल दे दो, वो लोग देख देख के खाना खा ले, है कि नहीं। तो उनका उस समय मेंटल ग्रोथ अलग होता है, उस समय उनका एनालाइज करने का क्षमता अलग होता है, पावर अलग होता है। मैक्सिमम केसेस में उन्हें और भी कम एज है तो उन्हें ये पता नहीं होता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर पास्ट स्क्रिप्चर्स में भी जाओगे तो मेरे को एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, लेकिन लाइक उसमें भी लिखा हुआ है मतलब स्क्रिप्चर्स में कि इतना से इतना एज ग्रुप के बच्चों को मतलब कोई भी अगर इससे इस एज ग्रुप में फॉल करेगा तो वो अगर कुछ करते हैं तो मतलब माफ किया जाता है उनको, मतलब इन आइज ऑफ गॉड भी उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा या फिर माफ किया जाएगा। मतलब होता है ना लाइक हिंदुइज्म में उसमें क्या है कि आफ्टर मतलब आफ्टर डेथ दे विल गो टू चित्रगुप्त, और वो लोग फिर या फिर मतलब यमराज के जो भी है वहां पर जाएंगे, और फिर वहां पर वो लोग अपने लाइफ टाइम में क्या क्या किए हैं वो वे करके उनको बताया जाएगा स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उस एज ग्रुप को रखा गया है कि इस एज ग्रुप को वो लोग से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उस गलती को काउंट नहीं किया जाएगा उस समय, ठीक। तो वही चीज है। तो अब अगर सबको मतलब मान लो एक बच्चे ने कोई क्राइम किया और एक बड़े आदमी ने एडल्ट ने एक क्राइम किया, और दो क्राइम दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन अब इस बेसिस पर कि हाँ वो लोग इक्वल है इन आइज ऑफ लॉ, तो उनको सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं तो मतलब क्या बोलते हैं, सही नहीं है ना, रॉन्ग है ना। तो इसीलिए इन ए ब्रॉडर सेंस ये वाला कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल के कहीं ना कहीं एक तरह से इन अ वाइडर सेंस इस्टेब्लिश करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट, समझे। तो ये डिराइव किया गया था यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एक तरह से, क्योंकि देखोगे कि ये जो है और उसको ब्रॉड कर रहा है इन पॉजिटिव सेंस, अगर स्टेटमेंट देखोगे तो इन पॉजिटिव सेंस ये स्टेब्लिश कर रहा है लॉ को, समझे। तो इसका मानना है ना कि जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली एवरीवन इक्वल है। जैसे हम एक एग्जांपल दिए कि एक एडल्ट और एक चाइल्ड, ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअली वो लोग इक्वल हैं। तो इसका कहना है कि अलाइक, इसके दो दो मतलब है,
है कि alike will be treated alike और law must be applied among equals। देख रहे हो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में alike will be treated alike मतलब कि क्या, जैसे कि दो एडल्ट हैं, इन लोगों को सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, समझे। अब मान लो दो बच्चे हैं, तो ये लोग सेम है, मतलब एक कैटेगरी हो गया ना। जैसे मान लो टैक्स लेते समय, टैक्स के समय टैक्स का अलग अलग लेवल तो ये होता है ना कि इतना इनकम ग्रुप पे टैक्स नहीं लगेगा, इतना इनकम ग्रुप है उस पर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, है कि नहीं। अब अगर ये चीज होता कि जितना भी है हर कोई है जो भी अर्न कर रहा है उन पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा, तो ये लोगों के साथ एक तरह से कहीं ना कहीं गलत होता, जो लोग कम अर्न कर रहे हैं। और ये लोगों के साथ इन लोगों को एडेड एडवांटेज मिल जाता, क्योंकि अब ये लोग इतना कमा रहे हैं, इतना मनी है इनके पास, इतना कैपिटल है कि उतना परसेंट ऑफ टैक्स शायद उतना नहीं लगे इन लोगों को, है कि नहीं। लेकिन टैक्स ब्रैकेट तो अलग अलग है डिफरेंट इनकम कैटेगरी के मुताबिक। तो वही इसका कहना है कि अलाइक जो है, जो लोग सेम, अब कैटेगरी ऑफ डिवीजन भले जो भी हो, ठीक, कि ये वाले कैटेगरी में हम रखेंगे, इसका ये क्राइटेरिया है, वो डिटरमाइन होगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए भी कोर्ट ने प्रोसीड्योर ले डाउन किया है कि इस बेसिस पर आपको कैटेगरी क्रिएट करना है या इस बेसिस पे होना चाहिए ये चीज, समझे। तो अब जैसे ये दो अलर्ट एडल्ट हैं, अब ये लोग अगर क्राइम करें, सेम क्राइम, तो इन लोगों का लेवल ऑफ पनिशमेंट सेम रहेगा। अब ये एडल्ट और इसमें ना प्रॉब्लम हो रहा था बच्चे में, तो सेम वे बच्चे है, तो अब जुवेनाइल एक्ट जो भी लगे दोनों पे लगेगा इक्वली। तो वही कहना है कि अलाइक को ट्रीट किया जाएगा सेम वे, मतलब अलाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक। और दूसरा है कि लॉ जो है मस्ट बी अप्लाइड अमॉन्ग इक्वल्स, मतलब क्या, जैसे ये दोनों अलाइक है तो इनको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो इन पे जो लॉ लागू होता है वो इन पे लागू होगा। ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो जो लॉ इनके लिए, जैसे मान लो ये दोनों जुवेनाइल है, चिल्ड्रन है, तो इन पे लागू होता है मान लो जुवेनाइल एक्ट, तो जुवेनाइल एक्ट इन दोनों पे लागू होगा, समझे। तो ये कहीं ना कहीं एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, मतलब एक ग्रुप में रखा लोगों को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट है ना। और उस ग्रुप में रखने के बाद इन लोगों को अलाइक ट्रीटमेंट किया गया, समझे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन होता ना, जैसे मान लो पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव एक्शन जो है, जिसको रिजर्वेशन भी कहते हैं, एफर्मेटिव एक्शन प्रैक्टिस करता है स्टेट, उसमें भी है कि हमारे प्रियम्बल में है कि चलो इक्वालिटी है, लेकिन अगर इक्वालिटी का मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल है फेमस की, मान लो एक 6 फीट का आदमी है, एक 5 फीट का आदमी है, तो इक्वालिटी, और यहाँ पर एक 7 फीट का वॉल है, तो इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी को अगर हम लोग वैसे सेंस मिलेंगे लेमैन टर्म्स में या एज ए रॉ डेफिनेशन उसका, तो अगर इस 6 फीट वाले आदमी को ये 7 फीट के वाल को क्रॉस करना है, तो इसको 1 फीट का स्टूल दिया जाएगा, तो इस 5 फीट वाले को भी 1 फीट का स्टूल दिया जाएगा, सॉरी 2, हाँ 1 फीट का स्टूल दिया जाएगा। पर क्या ये 1 फीट का स्टूल से 5 फीट वाला दीवार क्रॉस कर पाएगा या इसके उस पार देख पाएगा, नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ही हुआ ना। और अगर मान लो ये 5 फीट कैटेगरी को अगर हम लोग रखेंगे और ये देखेंगे कि अच्छा 7 फीट के उस पार देखने के लिए इसे 2 फीट का स्टूल चाहिए, तो 6 फीट को भी 2 फीट का स्टूल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 6 फीट वाले के साथ इनको एडेड एडवांटेज हो गया ना। अब हो सकता है कि इंटेंशन था कि बस उस पार देखना है, तो 2 फीट के स्टूल से 5 फीट वाला बस उस पार देख पाएगा, लेकिन 6 फीट वाला 2 फीट के स्टूल पाने के बाद हो सकता है दीवार के उस पार चले जाए, तो एक एडवांटेज हो गया ना। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि इक्विटी का, जो चीज ये भी कोशिश कर रहा है करने का, कि अलाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक और लॉ मस्ट बी अप्लाइड अमॉन्ग इक्वल्स, समझे। तो यहाँ इन्हें ब्रॉडर सेंस क्या होता है कि 5 फीट को उधर देखने के लिए 2 फीट का, तो हम इसे 2 फीट का देंगे, इसे बस 1 फीट की जरूरत है तो हम इसे 1 फीट का स्टूल देंगे, समझे। ये समझाने के लिए। हाँ। तो सेम वे यहाँ पर है कि दो लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को रख के दो लोगों को वैसा ट्रीट करना, इस कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, तो इसीलिए
ये चीज है कि अलाइक जो है, जो सेम टाइप के उनको अलाइक ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे इनकम ब्रैकेट में, समझे, अब कोई कमा रहा है 3 लाख पर मंथ और कोई कमा रहा है 3 लाख पर ईयर। अब इन दोनों को एक कैटेगरी में रख के अगर हम लोग टैक्स ब्रैकेट में रखें तो वो कहीं ना कहीं गलत है इस बंदे के साथ। हाँ तो इसीलिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक ना। तो अब इक्वल प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, जैसा हम बताएं, क्योंकि उन्हें एक ग्रुप में रखना होगा, लाइक वाला कैटेगरी लाना होगा, है कि नहीं। तो हाँ इसीलिए जरूरी है कि हम लोग क्लासिफिकेशन करें सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी की क्लासिफिकेशन जरूरी है, और फिर उसके बाद ही हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना। तो अब किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन, अब जरूरी नहीं है आप जैसे बता रही है, चलो इनकम कैटेगरी था या कुछ भी, कल को ऐसा हो कि मेरे को क्लासिफाई करना है और हम ये किए कि जिस जिस इंसान के पास मान लो कि 1 एकड़ जमीन है, या फिर जिस जिस इंसान के पास मान लो कि साइकिल है, ठीक, वो इंसान टैक्स 0% देना होगा, ठीक। और जिनके पास साइकिल से ऊपर है, मान लो बाइक है, उसको फिर 5% टैक्स देना होगा। जिसके पास कार है उसको फिर 10% टैक्स देना होगा। ऐसे करके मान लो हम डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ये ठीक है, चलो क्लासिफाई करने के लिए हम क्लासिफाई कर दिए कि जिसके पास ओनली साइकिल है वो लोग को इतना टैक्स, ओनली बाइक है ऐसे करके, ठीक। तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, पर क्या ये सही है? अब टैक्स बचाने के लिए ये कार वाला अपना कार बेच देगा या फिर अपने कार को किसी और के नाम पे कर देगा और एक साइकिल खरीद लेगा, है कि नहीं। अब भले ही ये करोड़ों में कमाता हो, 100 करोड़ का संपत्ति है इसके पास मान लो, लेकिन फिर भी ये मतलब बेच के अपना कार वार साइकिल कर देगा, तो ये क्लासिफिकेशन तो सही नहीं हुआ। इसीलिए कोर्ट ने कुछ ले डाउन किया है टेस्ट, ताकि सही तरीके से क्लासिफिकेशन हो सके, आर्बिट्रेरीली कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं हो, समझे। तो 2 टेस्ट दिया है, और ये 2 टेस्ट दिया है जिसका पहला कंडीशन है कि जो भी कैटेगरी फॉर्म होगा, जो भी कैटेगरी फॉर्म होगा वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सफिशिएंटली अलाइक होना चाहिए। अब ये हम लोग पिछला एग्जांपल में ये वाला तो टेस्ट पास हो रहा था, है कि नहीं, कैटेगोरिकली अलाइक ही था दोनों। साइकिल वाले सारे तो कैटेगोरिकली अलाइक है। अब साइकिल में ही भी तुम देखोगे तो साइकिल भी लैक्स का आता है, और 1000 में भी आता है, 4-5 हजार में भी आता है, और साइकिल 3-4 लाख में भी आता है कि नहीं। हाँ दूसरा कंडीशन जो है कि जो भी तुम कैटेगरी बनाओगे, समझे, या फिर जो भी क्लासिफिकेशन करोगे, तो उसका कनेक्शन होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव तुम फुलफिल करना चाह रहे हो ना, उसको फुलफिल करने के लिए। मतलब जो एंड, मतलब इस क्लासिफिकेशन के बाद जो अपना एंड गोल है वो अचीव होना चाहिए, एंड गोल शुड बी अचीव। जैसे अफर्मेटिव एक्शन ही करते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन अफर्मेटिव एक्शन के तहत मान लो होती है। एंड गोल क्या है कि एक लेवल फील्ड पे लाना उन लोगों को जो शायद अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और मतलब जो हिस्टोरिकली जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, और वो भी ऐसा नहीं है 100-200 साल का, 1000 सालों से, फ्रॉम 1000-2000 ईयर्स, मतलब उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है। जब रिजर्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, या फिर हाँ रिजर्वेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो ये चीज देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मेंशन किया था कि रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन तब तक होगा जब तक कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उन लोगों को न ला दिया जाए जो कहीं ना कहीं पीछे हैं, ड्यू टू हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनअवेलेबिलिटी, या फिर उ, उ, जैसे जो भी कैटेगरीज में डिवाइड किए थे हम लोग, समझे। तो एफर्मेटिव एक्शन का है, उसमें हम लोग डिवाइड किए, सबसे पहला मान लो कि कैटेगरिकली अलाइक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो चीज फुलफिल करता है।
जो एंड गोल है वो अचीव होना चाहिए, तो वो उसी चीज के टुवर्ड्स काम कर रहा है, समझे। अब मान लो अगर हम करें कि बाइक वाले जिनके पास ओनली बाइक है वो लोग सारे के सारे मिडिल क्लास में आ जाएंगे और इसीलिए उन लोगों को टैक्स 0% कर देंगे, तो हम लोग एक होमोजीनिटी तो बनाए कहीं ना कहीं। लेकिन अगर डेप्थ में देखोगे तो बाइक का भी अलग अलग कैटेगरी है, 50-60 लाख का भी बाइक है। अब बहुत कोई, और आज के टाइम में तो है ही बहुत लोगों के पास यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, तो अब 50-60 लाख का भी बाइक है और किसी के पास 40-50 थाउजेंड का भी बाइक है, कोई सेकेंड हैंड बाइक भी चला रहा है, तो ये होमोजिनिटी तो नहीं आया ना। और एंड गोल जो है इस कारण से कि हाँ भाई हमको वो क्लास डिफरेंस को कम करना है, वो एंड गोल भी नहीं यहाँ पर अटेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ऐसा अगर बना दिया जाएगा कंडीशन या ऐसे कैटेगरीज बनाए जाएंगे तो जो हायर इनकम ग्रुप है जिनके पास शायद कार हो वो लोग इस रूल के वे अराउंड खोज ही लेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि ये दोनों जो है तुम्हारा टेस्ट जो है, ये दोनों टेस्ट ये होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, सिंगल भी नहीं, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों टेस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, समझे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स में नहीं मिलेगा, मतलब नोट्स में नहीं है, कि मैनी से कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, है ना। यहाँ पर अगर एक रीजन के साथ क्लासिफाई किया जाए तो वो अलाउ कर रहा है ना रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लेकिन देखो, अगर देखोगे कि अगर ये दोनों टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक, ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई किए बिना अगर कैटेगरी में बांटा गया सोसाइटी को, या क्लासिफिकेशन किया गया सोसाइटी को, तो वो कहीं ना कहीं क्लास लेजिस्लेशन तो ला रहा है ना, क्लास क्रिएट कर दे रहा है ना यहाँ पर। ये मान लो इन दोनों टेस्ट को, ये तो अभी जो हम एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल तो इन दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अगर फिर भी ऐसा इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए और उनको टेस्ट ब्रैकेट के अंदर रखा जाए, टैक्स ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, तो कहीं ना कहीं ये एक क्लास क्रिएट कर दे रहा है ना। मिडिल क्लास मतलब बाइक, या फिर बाइक वाला क्लास, दूसरा क्लास हो गया जो हैव्स और हैव नॉट्स टाइप का जो पहले होता था, वैसे ही सेम वे में यहाँ पर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये जो टैक्स का वन ऑफ द रीजंस क्या है, चलो वो वाला जो टैक्स के थ्रू जो कलेक्ट होता है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में ही जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब, बट ज्यादा टैक्स ब्रैकेट की, ज्यादा इनकम ग्रुप के लोगों को ज्यादा टैक्स देना होगा, कम इनकम ग्रुप के कम, वो कहीं ना कहीं वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसकी गैप को कम भी करता है ना। हाँ? तो ताकि ज्यादा हाँ डिफरेंस ना हो सोसाइटी में, वो क्लास क्रिएट ना हो। बट अगर ये दोनों में से कोई भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर भी वो क्लासिफिकेशन किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्लास तो क्रिएट कर देगा ना। क्योंकि बताए जैसे मान लो इस एग्जांपल में जिसके पास रॉल्स रॉयस भी है, वो भी इसको अपने किसी और के नाम पे, मान लो अपने नौकर के नाम पे या फिर किसी और रिश्तेदार के नाम पे कर देगा, एक बाइक खरीद लेगा और बोलेगा 0%। तो जो इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का जो एम था वो एम तो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। और ये तो भाई तब तो और भी ज्यादा पैसा बचेगा इसके पास, क्योंकि अब इसको टैक्स नहीं देना होगा, तो वो क्लास लेजिस्लेशन क्रिएट कर दे रहा है। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है सोसाइटी में, लेकिन वो रोकता है क्लास लेजिस्लेशन में, मतलब कि आइडेंटिटी क्लास बेसिस। जैसे मान लो यही रॉल्स रॉयस का ही एग्जांपल ले लिया, कल को बोल दिया जाए कि जो जो रॉल्स रॉयस रखते हैं उनको एडेड एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि एडेड एडवांटेज मतलब कोई भी है और बैंक है मान लो, बैंक में अगर लाइन लगा हुआ है तो इन लोगों को, और ये पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं या कोई भी वर्क में, इन लोगों को पहले वर्क मतलब ये किया जाएगा। मान लो तत्काल का ही लाइन है रेलवे स्टेशन पे, वहां पर टिकट लेना है, टिकट दिया गया जिनके पास रॉल्स रॉयस, हालांकि जिनके पास रॉल्स रॉयस है उनको तत्काल टिकट काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि जिसके पास रॉल्स रॉयस है वो चाहे कभी भी आए, उनको कंफर्म सीट दिया जाएगा या फिर उनको लाइन में आगे लगा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो क्लास क्रिएट कर दे रहा है ना। अब मान लो कोई इंसान है जो एक दिन पहले से वहां पर जाके रुका हुआ है कि कल को तत्काल का विंडो खुलेगा, हम तत्काल टिकट काटेंगे, वो वहां पर है, और जैसे ही वो अपना टिकट कटवाने वाला है, एक रॉल्स रॉयस वाला बंदा आया उसके आगे लग गया टिकट ले लिया। तो वही चीज है, इसलिए ये स्टेटमेंट है, लिख सकते हो
कि आर्टिकल 14 allows reasonable classification of society but it debars class legislation. लिख लिए? आर्टिकल 14 allows reasonable classification of society but it bars but it debars class legislation. ठीक है ना? तो अब आर्टिकल 15 इसको मिटा देते हैं. तो आर्टिकल 15 अब देखो, आर्टिकल 14 में था इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ. ठीक, अब ये दोनों के लिए अवेलेबल है. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एज ए टर्म उसका थोड़ा वाइडर हो गया. इक्वल ट्रीटमेंट मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो मेन तो आर्टिकल 14 का नाम यही है, मतलब उसके सामने अगर देखोगे पीएम बख्शी या फिर कहीं पर तो वही लिखा होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो अब ये अवेलेबल है दोनों के लिए, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए. समझे? आर्टिकल 15 हो गया कि अगर वो टर्म देखोगे तो मतलब इसके जो स्टेटमेंट है, तो आर्टिकल 15 का स्टेटमेंट है वो सिटीजन्स के लिए फिर नहीं, ये भी इसमें भी है. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. समझे? तो सबसे पहला है द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. तो सबसे पहले इससे क्या है कि सिटीजन्स के लिए है. अब दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके कंटिन्यूएशन वाला स्टेटमेंट, ऑन ग्राउंड्स ओनली. तो ये वाला वर्ड याद रखना, ओनली. ठीक है ना? ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. समझे? और ये वाला भी याद रखना, प्लेस ऑफ बर्थ. अगर तुम लोगों के पास पेयर एक्ट है तो उसमें ये ओनली और प्लेस ऑफ बर्थ इसको हाईलाइट कर दो. अब देखो इसमें क्या है, अब ओनली ये वर्ड सुन के मतलब दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि ये ओनली से क्या मतलब कि इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड हो तो क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? ये क्वेश्चन अराइज होगा ना. ओनली लिखा हुआ है तो मतलब कि बस ये ही है. तो इसका जवाब है हाँ. इसके अलावा अगर कोई भी ग्राउंड हो तो उस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, करता ही है. अब डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब, डिस्क्रिमिनेशन को बस एज ए नेगेटिव सेंस मत लेना. अब जैसे मार्क्स है, कोई भी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें कट ऑफ मार्क्स होता है ना, कि जो उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर लाएंगे वो लोग सेलेक्ट होंगे, जो लोग नहीं लाएंगे वो सेलेक्ट नहीं होंगे. अब कोई इंसान जिसका कट ऑफ मार्क्स से कम मार्क्स है वो जाके थोड़ी बोल सकता है कोर्ट में कि स्टेट हैव इन्फ्रिंज्ड माय राइट ऑफ सिलेक्शन, मतलब मेरे को सेलेक्ट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इसका, बट मार्क्स की बेसिस पे वो मेरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. तो मार्क्स तो इसमें है नहीं. अब इसमें है नहीं तो नहीं आता. तो इसलिए ये ओनली वाला. हालांकि इस होराइजन को मतलब अब इतने सारे टर्म्स हैं और ये जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बहुत सारा डोमिसाइल बेसिस पर होता है ना रिजर्व, कि डोमिसाइल बेसिस पर इतना परसेंटेज लेंगे हम. जैसे अभी झारखंड में चल रहा है 60-40,
है ना, 60% ये हाँ। सारे इश्यूज। तो अब देखो डोमिसाइल, अब दूसरा चीज हम जो बोले प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक, तो प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। डोमिसाइल बनता है ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, है कि नहीं। भले चाहे अब क्राइटेरिया हो कि तुम्हारे जनरेशन कितने जनरेशन से कहाँ रह रहे हैं, तो वो सब। अब ऐसे मान लो कोई इंसान है जो झारखंड से बिलोंग करता है, या फिर जैसे बिहार में होता है, या झारखंड में भी ये 60-40 वाला सीन हो मान लो। तो कोई मान लो यूपी का इंसान है जो यूपी में रहा है, यूपी ही उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, लेकिन कभी उसके पेरेंट्स 2 महीने या 1 साल के लिए मान लो झारखंड आए थे किसी काम से, समझे, और वहीं पर वाया लक या कुछ भी उस इंसान का बर्थ हुआ झारखंड में, तो प्लेस ऑफ बर्थ तो उसका झारखंड है, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग वापस चले गए और अभी भी वो इंसान यूपी में ही रह रहा है। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस तो अलग है, उसके पास जो डोमिसाइल होगा वो भी यूपी का बेस्ड होगा, है कि नहीं, क्योंकि विद जनरेशन या उसके पेरेंट्स भी वहाँ हैं, और जो भी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है वो सब यूपी का ही है उनके पास। तो वही ये तो प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल और प्लेस ऑफ रेसिडेंस में डिफरेंस क्या समझ में आ गया ना। तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ये डोमिसाइल का क्राइटेरिया लगाते हैं, है ना, कि जैसे उड़ीसा में देखोगे, मेरे समय जब मेरे को करना था बीटेक, तो उस समय मतलब ओजेई एग्जाम होता था, अभी भी शायद होता है, तो ओजेई एग्जाम है हुआ था, और उसके बाद फिर काउंसलिंग होता था मार्क्स के मुताबिक। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट ये थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटीज था उड़ीसा का बीटेक के लिए, वो सारे के सारे रिजर्व थे उड़ीसा के डोमिसाइल वालों के लिए। तो हम लोग काउंसलिंग में जितना भी प्रेफरेंस डाले थे सब प्राइवेट कॉलेजेस का था, ठीक। तो ये डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन तो हुआ ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो वो कोटा अप्लाई होता है, वो हम लोग आगे आर्टिकल में भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा पब्लिक सर्विस में रेस्ट्रिक्शन है उस चीज का, और ये आर्टिकल 16 जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पब्लिक सर्विसेज में वो डोमिसाइल वाला लागू होने पे रेस्ट्रिक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक सर्विस इन द सेंस कि मान लो बीपीएससी हो गया या वैसा कोई जॉब जो पब्लिक सर्विस के लिए हो, समझे। अब यूपी वाला इंसान भी तो बीपीएससी दे सकता है ना, झारखंड वाला भी दे सकता है, या तुम झारखंड वाला दे सकते हो। हालांकि उसको उसके अराउंड थोड़ा ये करने के लिए है कि अब मान लो किसी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के इंसान को देना है तमिलनाडु वाला एग्जाम, ठीक, तो या फिर बंगाल में को अगर मान लो देना है अभी वेस्ट वेस्ट बंगाल पीसीएस, तो उसमें एक है कि कंडीशन तुमको अब वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वहाँ का स्टेट का, उस पे एक पेपर पास करना होगा, है कि नहीं। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं चलो यूपी झारखंड ये सब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, तो यहाँ के लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा यूपी के इंसान को झारखंड में एग्जाम देके। बट कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम तो एक अराइज होगी ना, अगर वो तमिलनाडु जाके एग्जाम दिए, चलो पीटी दे देंगे, प्रीलिम्स दे देंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे मेंस, और शायद मेंस में ही या उसके बाद कभी भी उनको वो पेपर देना हो जिसमें लोकल लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं उनके लिए डिफिकल्ट कंपलसरी हो वाला। तो, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो इस चीज को है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है कि डोमिसाइल वाले फीचर के बेस पे रिजर्वेशन ना हो उन जॉब्स के लिए जो पब्लिक डोमेन में, समझे, ये कोई डाउट नहीं ना। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में था कि शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, तो सिटीजन के लिए ऑन ग्राउंड्स ओनली, तो उसमें ये सारे क्राइटेरिया थे। अब देखो ये जो अभी हुआ प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन प्लेस ऑफ रेसिडेंस अभी एग्जांपल दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उन सारे के बेसिस पर कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शंस ला रहा है। तो इस वजह से जो नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया कि ये जो डोमेन है ना, मतलब ये जो चीजें हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको और ब्रॉड किया जाए, समझे, और इसमें इंक्लूड किया जाए, मतलब एक्सपेंड कर दिया जाए, और उसमें इंक्लूड किया जाए पॉलिटिकल ओपिनियन, कि किसी के भी पॉलिटिकल ओपिनियन के बेसिस पे उन पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
प्रॉपर्टी इंक्लूड किया जाए, सोशल एंड एथनिक ओरिजिन इंक्लूड किया जाए। समझे? हाँ। तो एनसीआरडब्ल्यूसी का ये रिकमेंडेशन था, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है। लागू हो जाएगा तो ये सारे भी उसमें फिर वो चेंज हो जाएगा, आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 1 का डेफिनेशन है। ठीक, अब देखो ये वाला जो था, तारा जो पहला क्लॉज था, ये किसका था? स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन। तो ये जो अभी हम बताए, और इसी की वजह से हम स्टार्टिंग में वो वापस से जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनको वर्टिकल रेस्ट्रिक्शन वाला चीज बताएं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 15 है सब क्लॉज 1, वो कहीं ना कहीं वर्टिकल रेस्ट्रिक्शन है स्टेट पर, क्योंकि स्टेट शाल नॉट है कि नहीं? लेकिन जब तुम सब क्लॉज 2 पे जाओगे तो उसमें है नो सिटीजन शाल। ठीक, तो ये सिटीजन को रोक रहा है, अब किस लिए? ऑन ग्राउंड्स ऑफ, तो जो जो ग्राउंड्स मेंशन था अभी हम बोले, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस विद रिगार्ड टू। अब क्या क्या कंडीशंस हैं? एक्सेस टू शॉप, मतलब किसी भी इंसान को रोका नहीं जाएगा इन सब चीजों के लिए, मतलब एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। जैसे कि पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश का टाइम था, तो मैक्सिमम ऐसे प्लेसेस थे वहां पर बाहर में बोर्ड टंगा हुआ रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, होता था ना? हम्म। तो ये क्या था, वो तो पब्लिक डोमेन का ही ना, सारे ब्रिटिश लोग जो होंगे, फॉरेनर्स होंगे, वो उस जगह को एक्सेस तो कर रहे हैं, है ना? भले प्राइवेटली ओन्ड हो, लेकिन उस जगह को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन था इन दोनों पे। तो यही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 बोलता है कि कोई भी सिटीजन इस ग्राउंड के बेसिस पर शॉप, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जैसे मान लो क्लब हो गया, थिएटर हो गया, फिर तुम्हारा यूज ऑफ वेल, पहले ये होता ही था हमारे टाइम में, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पर कुछ लोगों को, इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं, एक बुक है, बायोग्राफी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, वेटिंग फॉर ए वीजा, ऐसे ही कुछ है, वेटिंग फॉर ए वीजा, हाँ। तो उस बुक में उन्होंने कहानी बताया था कि जब वो मिलने जा रहे थे अपने पापा से, ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहे थे, मतलब लंबा कहानी है, शॉर्ट में बताते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो मतलब एक टांगा पे जा रहे थे वो, तो उस टांगे उनको प्यास लगा, तो उन्होंने कहा रोकने के लिए, तो उस समय प्याऊ होते थे वहां पर, कुछ लोग होते थे जो पानी पिलाते थे। तो टांगा वाला ने कहा ना कि अगर कोई पूछे तुमसे कि तुम किस कास्ट के हो, तो बोल देना कि हम मुस्लिम हैं, तभी वो तुमको पानी पिलाएगा, नहीं तो पानी नहीं पिलाएगा। मतलब अगर तुम बोल दोगे कि हम इस कास्ट के हैं, मतलब या तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो या तो उस समय के हाई कास्ट हिंदूज, या फिर मुस्लिम्स को, या फिर क्रिश्चियंस को भी ऑब्वियसली पिलाते थे पानी, लेकिन उस जो सो कॉल्ड उसमें आते थे उनको नहीं पिलाएंगे, है ना? तो ये कहीं ना हाँ। कहीं रेस्ट्रिक्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था कि आप मुस्लिम को, मतलब दूसरे रिलीजन को पिला रहे हो, लेकिन अपने ही रिलीजन के इंसान को, चलो रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बता रहे हैं, अपने ही रिलीजन पे आप एक स्ट्रेटिफिकेशन कर दिए हो सोसाइटी का, और उसके बाद आपके मुताबिक जो लोअर स्ट्रेटा के वाले कास्ट में आते हैं, उन लोगों को आप पानी नहीं पिला रहे हो, चाहे वो प्यासा मर ही जाए क्यों नहीं। तो ये है कि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते यूज ऑफ वेल, टैंक, बेदिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। अब देखो इसमें और भी एक लाइन है कि मेंटेन्ड अंडर स्टेट फंड, मतलब प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट जो है मेंटेन होली और पार्शियली बाय स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, है ना? तो अब ये सारे के सारी चीजें तो डेडिकेटेड है ऑन यूज ऑफ जनरल पब्लिक, है कि नहीं? लेकिन हम्म। अब ये इनको ओन कौन करता है, मतलब अब क्वेश्चन अराइज होगा कि ये हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन कैसे हुआ? तो अब ये शॉप हो गया, या ये होटल्स हो गया, क्लब हो गया, थिएटर, या फिर वेल, चलो गवर्नमेंट फंडेड फंड से भी बनता है, बट ये सारी चीजें इनको ओन कौन करता है?
यूजुअली प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं ना। हम्म, तो ये अगर वर्ड्स को ध्यान से देखोगे तो, अगर लीगल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी सिटीजन किसी को भी इन सब चीजों पे में जाने से रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। अब इनके ओनर है प्राइवेट इंडिविजुअल, तो हम बोले थे कि चलो ठीक है, वो कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, या किसी भी जेंडर का हो, बट इन आइज ऑफ लॉ, इन आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर कोई तो सेम है ना। अगर वो मतलब कि वो सिटीजन है इंडिया का, है कि नहीं। तो अब सिटीजन है हम्म, इंडिया का, तो इसका मतलब कि वो लोग सेम लेवल पे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हॉराइजॉन्टली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों से, डिस्क्रिमिनेट करने से, है कि नहीं। अब देखो दूसरा सवाल आता है, इसमें कोई डाउट है? नहीं हेलो। नो नहीं सर। भैया। ठीक। तो अब दूसरा सवाल आता होगा, जैसे देखे होगे कि जैसे बिहार में है, बिहार में एग्जाम्स में 35% रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को, देखे हो ना। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को, हाँ बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे पोजीशन पे, पोस्ट पे। लोकल बॉडी में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर लोकल बॉडी, जहाँ पर मुख्य मतलब जो हेड है, वो पोजीशन वुमेन के लिए रिजर्व है कि नहीं। तो अब देखोगे, जो ये दोनों हम स्टेटमेंट बोले, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आर्टिकल 15 का, वहां कहीं भी जेंडर मेंशन्ड नहीं। है सेक्स है ना। तो तो हाँ। मतलब सेक्स जेंडर वही है, अब मॉडर्न वाला वो कॉन्सेप्ट हम्म, में मत जाओ तो, लेकिन है ना। तो ऑन बेसिस ऑफ हाँ सेक्स, भैया। तो इसका मतलब कि ऑन बेसिस ऑफ सेक्स आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वुमेन को 35% रिजर्वेशन दे रहे हो, तो आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, है कि नहीं। हम्म, हम्म, अब आता है क्लॉज 3 आर्टिकल 15 का, क्या है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, है कि नहीं। और हाँ ये भैया। कहीं ना कहीं स्पेशल अरेंजमेंट है ना। हम्म, PSIR में पढ़ोगे आगे कि मार्क्स जो है हैव्स और हैव नॉट कैटेगरी में बांटे, तो वो लोग वुमेन को भी हैव नॉट वाले कैटेगरी में ही रखे। अब वो वुमेन किसी भी क्लास की हो, चाहे बहुत अमीर परिवार की हो या किसी भी, तो वुमेन को भी हैव नॉट वाले कैटेगरी में रखे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था ना उनके साथ भी। हाँ। तो इसीलिए ये वाला मेंशन है कि हाँ स्पेशल अरेंजमेंट किया जा सकता है, ताकि वो भी जरूरी है। अब देखो जैसे कि मान लो चलो, जो SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की वुमेन है, चलो वो बेनिफिट कर सकती है इस चीज के थ्रू, है ना। जो हम्म, एफर्मेटिव एक्शंस है। अब कोई वुमेन हाँ है भैया। जो मान लो जनरल क्लास से बिलोंग करती है, जनरल कास्ट से, हम्म, तो ऐसा थोड़ी है। चलो कुछ कुछ वुमेन आज के टाइम में, वुमेन एम्पावरमेंट वाले ही में चलो अच्छा प्रेफरेंस मिल रहा है या फैमिली सपोर्ट करती है, बट पहले बहुत है, बहुत ऐसे केसेस सुने होंगे कि बहुत सारे वुमेन को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि हाँ भैया। मतलब पेरेंट्स जो है किसी एक को ही अफोर्ड कर सकते थे, तो भाई को पढ़ने भेजा हम्म, गया, बहन नहीं पढ़ पाई। तो ये सारा कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। अगर दोनों बेटा होता तो तब तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ दोनों। सोचते ना कि हाँ दोनों के दोनों हम्म, को पढ़ाना है, अब उसके लिए कुछ भी करो। या वुमेन थी, मतलब लड़की थी, तो उनके लिए इजी हो गया कि चलो भाई को ही पढ़ा सकते हैं, उसको जाने दो, तुम मत पढ़ो। तो और ये एक एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो, तो जरूरी था कि उनको भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो इसलिए उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जाए। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 यही बोलता है कि भले ही यहाँ पर मेंशन्ड है कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों आर्टिकल का कोई भी प्रोविजन या कुछ भी मेंशन्ड है, जैसे यूजुअली ये वर्ड मान लो जेंडर बेसिस पर ही होगा ना, तो इस वर्ड पे हम्म, कुछ भी स्पेशल प्रोविजंस बनाने से स्टेट को नहीं रोक सकती है। ठीक, ये 3 है। अगर तुम कैटेगरी वाइज जाओगे ना तो ज्यादा आसान होगा समझने में, क्योंकि पहले अगर 1 में गए तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, अब इसमें जेंडर है लेकिन फिर अब वुमेन को रिजर्वेशन क्यों मिलता है। 2 में तो चलो हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, तो वो अलग है कि हाँ मतलब प्राइवेट में भी कभी जैसे आगे चल के विशाखा लॉ आएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें भी कोर्ट ने मतलब वो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन टू प्रिवेंट वुमेन डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस, उसके लिए कोर्ट का गाइडलाइन था, तो सुप्रीम कोर्ट का।
तो अब वही चीजें हैं, तो आर्टिकल 2 में भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी वो डिस्क्रिमिनेशन रोकता है। वो आगे हम क्लास के कंक्लूजन में विशाखा लॉ पढ़ेंगे, विशाखा जजमेंट। तो ये वाला सवाल आएगा कि चलो जेंडर के बेसिस पे ये, तो उसका जवाब है 3, क्लॉज 3 जो है कि कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा। फिर आता है आर्टिकल 4, नथिंग इन द आर्टिकल। अब ये वाला जो रीजन है, ठीक ना, अब दूसरा रीजन है कि चलो यहाँ पर मेंशन्ड है, कास्ट भी मेंशन्ड है। यूजुअली रिजर्वेशन जो भी हो, जैसे अब अदर बैकवर्ड क्लास है, उस कैटेगरी में मैक्सिमम कास्ट के बेसिस पर ही है कि नहीं? शेड्यूल्ड क्लास जो शेड्यूल्ड कास्ट हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ, तो मैक्सिमम देखोगे रिजर्वेशन तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ही है ना, कि इस कास्ट के कैटेगरी को, और जो भी तुम्हारा जितना भी वॉर होता है, अभी एक दो दिन पहले, वॉर नहीं सॉरी, जितना भी प्रोटेस्ट होता है, अभी एक दो दिन पहले देखे होगे न्यूज में आया था कि कितने कास्ट को ये अदर बैकवर्ड क्लास वाले कैटेगरी में इंक्लूड करने वाली है गवर्नमेंट। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर कल या परसों, मतलब इसी वीक का न्यूज़पेपर में ये वाला न्यूज़ था। तो ये बेसिस है ना। तो अब सवाल आता होगा कि क्लॉज 1 तो बोलता है कि, या क्लॉज 2 की कास्ट के बेसिस पर नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, तो फिर ये अफर्मेटिव एक्शन कहाँ आता है? मतलब ये रिजर्वेशन वाला सीन तो नहीं होना चाहिए। नहीं। बल्कि ये सवाल होता है, इनफैक्ट डिबेट भी है, बहुत सालों से डिबेट चलते आ रहा है, मतलब विद इन लोग, तो चाय की टपरी पे बैठने वाले लोग आपस में बोलते रहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ बोलोगे होगा, ऐसे करके। तो अब इसका तुम 4 में जाओगे, क्लॉज 4 में, तो उसमें मेंशन्ड है आर्टिकल 15 का कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2, मतलब एक तो पूरा आर्टिकल एज ए होल हो गया, या फिर क्लॉज 2 इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या इश्यूज अराइज हुआ, लेकिन इसलिए ये मेंशन्ड है इन पर्टिकुलर कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, समझे। अब आर्टिकल 29 का क्लॉज, अगर आर्टिकल 29 देखोगे तो वो तुम्हारा होगा ये फ्रीडम ऑफ ये सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। तो एजुकेशन वाला जो सीन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो तुम्हारा कुछ कुछ गवर्नमेंट रिजर्वेशन रखती है, समझे। तो उसके लिए, तो इसीलिए ये मेंशन्ड है कि, तो सब प्लस 2 का वो चीज हम लोग देखेंगे कि जब सब आर्टिकल किए कि नो सिटीजन शाल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड ऑफ स्टेट, ठीक ना, on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। तो अब ये जो तुम क्लॉज देखोगे 29 का 2, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तुम्हारा वो रिजर्वेशन नहीं होगा, मतलब वो अफर्मेटिव एक्शन यू कांट कीप सम सीट्स रिजर्व्ड फॉर पीपल बिलोंगिंग टू दिस क्लास और दिस कास्ट, है कि नहीं। तो ये चीज को ये करने के लिए तुम्हारा जो 4 है, क्लॉज 4 है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, समझे, उसको इंक्लूड कर लिया है, shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes। मतलब क्या हो गया, जो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी एसटी एससी सीट्स रिजर्व होते थे ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो अब आर्टिकल 29 सब प्लस 2 को साइड करते हुए ये क्वेश्चन अराइज होता था कि अरे ये मतलब ये तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलो ठीक है, जॉब का तो आप लोग पहले कर दिए, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए ये वाला 4th क्लॉज है, ठीक ना, कि इस आर्टिकल में या फिर किसी में भी एससी एसटी या तुम्हारा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को के लिए प्रोविजन बनाने में स्टेट को नहीं रोकेगा कोई डाउट नहीं भैया, ये प्रोविजन तो लाया, तो इसको एक तरीके से वैसा भी कर सकता था ना कि स्कॉलरशिप निकालता गवर्नमेंट, या ये करता एससी एसटी के लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप निकालता कि उस लेवल पे ला करके कॉलेज में हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट मतलब कर मेरा दें। कहना ये है कि स्कॉलरशिप यू कैन प्रोवाइड फॉर फीस एंड ऑल अदर थिंग, और अगर मान लो तुम सीट वाले सीन में रखोगे तो उसका तो मेन इंटेंशन तब तो वही हो गया ना कि तुम सीट तो रिजर्व कर ही रहे हो, तो ये तो वही चीज कर रहा है ना। भैया हाँ बाकी पूछो जितना क्या भी पूछ। मतलब ये भूल जाते हैं कि मतलब गांव में डिस्क्रिमिनेट होता है, ये कुछ भी जो भी होता है वो सब भूल के अगर हम लोग रिजर्वेशन को हटा दिया जाता है
तो सब तो इक्वल हो जाएंगे ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है सब तो इक्वल हो जाएंगे। मगर मान लीजिए कहीं पे 500 सीट निकल रहा है, तो वो 500 सीट के लिए तो सबको फाइट करेंगे। जब रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए 200 सीट वो रिजर्व हो गया, तो 300 ही बचा ना जनरल के लिए। अगर 500 है तो वो 500 सब तो जनरल में ही आएंगे, तो 500 में अब कोई भी आ जाए तो वो भी तो इक्वल ट्रीट हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, मान लो हम 500 सीट रखें, ठीक ना? हम्म। तो हर कोई उसमें रिजर्वेशन हटा दिए, 500 सीट रखें, हर कोई उसमें भर सकता है, ठीक, और अपना मार्क्स हम्म। लाओ और उसके मुताबिक करो। लेकिन ये जो हाँ भाई। रिजर्वेशन लाने की जरूरत हुई, और अंबेडकर बोले भी थे, एग्जैक्ट वर्ड्स में को याद नहीं है, बट ये था कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, ये सारे हम्म। को बेनिफिट्स भी दिए गए, बट जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं होगा, समझे, जब तक सोसाइटी हम्म। की थिंकिंग, जब तक सोसाइटी एज ए होल कास्टिज्म और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाएगी नहीं, तब तक हम्म। ये चीज प्रिवलेंट रहेगी ही। जब अंबेडकर स्कूल जाते थे, उनके पापा मतलब उनके जो फादर थे, वो महार रेजिमेंट में अच्छे पोस्ट पे थे, ठीक, हाँ भाई। हो सकता था कि उस वाइज कोई शायद उनसे लोअर रैंक का या इकोनॉमिकली उनसे थोड़ा डाउनग्रेड होगा, लेकिन कास्ट वाइज हायर कास्ट से बिलोंग करता होगा, तो उसको बेंच पे बैठ के पढ़ने की परमिशन थी। लेकिन अंबेडकर उनको उन पे पढ़ने का उनको था कि हाँ पढ़ाई से ही हम चेंज कर सकते हैं, तो वो उनको जमीन हम्म। पे बैठ के पढ़। आज के डेट में मतलब बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा या वैसा मेरे को लगता है कुछ ही लोग होंगे, हाँ भाई। जितना उनके सर्टिफिकेट से या वैसा कुछ। लेकिन वो हम्म। एडुकेशन कैसे लिए, जमीन पे बैठ के या दूर रह के, मतलब, और बहुत सारे हर एस्पेक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन उनको वो एक्सपीरियंस करते रहे, समझे। तो अगर ये हम्म। सोसाइटी अगर डिस्क्रिमिनेट करना नहीं छोड़ेगी, तो ये 500 सीट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऐसा भाई। बोला जाता है कि बीएससी का फॉर्म भरना है तो जो जनरल है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन अगर जो एस टी एस सी है वो मैट्रिक पास भी चलेंगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं भाई। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ग्रेजुएशन का, है कि नहीं? हम्म। लेकिन अगर तुम एस टी एस सी कैटेगरी में बिलोंग करने वाले या सो कॉल्ड उस स्ट्रेटा वाले लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, क्लास अटेंड ही नहीं हम्म। करने दिया जाएगा, तो वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ से अटेंड करेंगे? हाँ भाई। है कि नहीं? हम्म। जब तक सोसाइटी ये चेंज, कोई भी लॉ उठा लो, ठीक ना, चाहे एंटी हम्म। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, चाहे वुमेन के लिए या कुछ भी, जब तक सोसाइटी एज ए होल अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी, तब तक, हम्म। जिस दिन सोसाइटी एज ए होल माइंडसेट चेंज कर ली, आज के डेट में तुम शायद जब स्कूल अटेंड किए होगे तो तुमसे कोई नहीं पूछा होगा अरे तुम्हारा कास्ट क्या है, या फिर कोई ये नहीं बोला होगा इसका कास्ट ये है, हम इसके बगल में नहीं बैठेंगे, नहीं भाई। मैक्सिमम स्कूल्स में। तो हम्म। वही चीज है, लेकिन पहले ये चीजें होती थी। और अगर ये चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको हटाने की कोशिश नहीं की जाती, तो शायद आज भी ये चीजें होती। आज भी देखते हो ना, एग्जाम्पल सुनते हो ना, कि कहीं हाँ भाई। पर दलित ग्रूम घोड़ी पे बैठा और उसके साथ मारपीट हुआ। हाँ भाई। इधर एक लेटेस्ट भी आया तो था। जब तक ये चीजें दलित ये छोड़ो ना, शायद आईएएस या आईपीएस ऑफिसर थे एक, और दलित ये से हाँ बिलोंग करते बताएं। थे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मैं भी याद। मांगना पड़ा ये करने के हम्म। लिए। तो दैट इज क्यों? क्योंकि सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक ये प्रोवाइड करना होगा। जिस दिन वो बदल गई तब जाके तुम कह सकते हो हाँ अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी को उस बेसिस पे शायद फिर कास्ट के बेसिस पे एडुकेशन या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर हम्म। इंसान को जो मिलना चाहिए उससे नहीं रोका जाएगा। नहीं तो एडुकेशन तो चलो बात की बात है, जब वो, क्या बोलते हैं, जब पानी पीने से रोका जाता था वेल से और इन जगह तालाब से और इन सब जगह से, तो ये तो खैर बात की बात। तो वो तो सोसाइटी एज ए होल का हम्म। था ना। हम्म। ये रिजर्वेशन इज ए वेरी, क्या बोलोगे, ऐसा टॉपिक है ना कि इस पे तुम डिबेट करते रहोगे, और अभी तो हम लोग पहुंचे भी नहीं है इस पे। अभी आर्टिकल 16 आएगी, आगे हम्म। आएगी, मेरे को लगता है एक दो क्लास शायद आर्टिकल 16 और ये रिजर्वेशन वाले टॉपिक पे ही लग जाए, समझे। तो हम्म। बेसिकली देखो, हम बोले ना,
हर चीज को लीगल एंगल से देखो, मतलब जितने भी आर्टिकल्स है ना पॉलिटी पढ़ते वक्त, हर चीज को लीगल एंगल से देखो, और सही या गलत वाले से नहीं, क्योंकि सही गलत देखोगे हाँ तो जी। कहीं मोरालिटी आ जाएगी, कहीं मोरली सही है, कहीं एथिकली सही है, कहीं बस एक ही चीज है, लीगल और इलीगल। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके बाद घुसाओ, जैसे एज एन एग्जांपल बता रही है रिजर्वेशन वाला चीज, इसको तुमको सोसाइटी के एंगल देखने के लिए ह्यूमैनिटी वाला एंगल लगाना ही होगा, तुमको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा सोसाइटी को, ठीक। वो ऑब्जर्वेशन किए होगे तब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये वाला चीज हटा दें तो फिर ये प्रॉब्लम आता है, तो क्यों सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। और ये सिर्फ बस रिजर्वेशन के लिए नहीं है, तुम कोई भी चीज उठा लो, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी चेंज तभी सक्सेसफुल हुआ जब उसको सोसाइटी एज ए होल ने एक्सेप्ट करके, या फिर सोसाइटी में वो चेंज आई, समझे। ऐसा थोड़ी है कि महात्मा गांधी पहले इंसान थे जो फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च किए, लेकिन वो फ्रीडम मूवमेंट को मास मूवमेंट बना दिए। उससे पहले बहुत सारे लॉन्चेस, फ्रीडम मूवमेंट इन एवरी लेवल लोग आज़ादी के लिए लड़ ही रहे थे। 1857 का फेल्योर का वन ऑफ द रीजंस अगर देखोगे तो उसमें ये भी था कि वो नहीं हो पाया, उन्हें मास स्केल वो नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाया, कुछ ना कुछ सेक्शंस विड्रॉ दी थे उस रिवॉल्यूशन से। तो वही बात है। तो अगर उस एंगल से देखोगे तो बहुत सारे जवाब मिल जाएगा, ठीक ना। जब भी और बाकी तो वैसा है, चाय का टपरी वाला डिबेट करना है तो वो लोग तो यही मतलब यही है कि हाँ रिजर्वेशन हटा दो, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला ही है, क्या दिक्कत है, समझे। तो हो सकता है वो हाँ चीजें ही ना मिल पाए, वो लेवल फील्ड जो है ना कि हर कोई सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे, हो सकता है अभी भी हम बोलेंगे नहीं 100%, पहले अगर वो 100% था ये कंडीशन तो अभी कम होगा, लेकिन फिर भी है ना। और किसी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या किसी का भी इंटेंशन बस यही है कि और महात्मा गांधी का ये सेइंग भी है कि जो सबसे मतलब सबसे जो लास्ट, मतलब मान लो अगर रैंकिंग करोगे ना कि 1 2 3 4 लोगों को, सिटीजन्स को या वैसा कोई, तो जो सबसे लास्ट पे रहेगा ना उस तक पहुंचना चाहिए कोई भी चीज, कोई भी पॉजिटिव चीज। अगर उस तक नहीं पहुंचा तो वी हैव फेल्ड, समझे। हाँ। तो ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखो, हाँ भैया इसी में था जो पानी लेके आए? हाँ। पानी लेके आए हाँ थोड़ा? ठीक है तो, हाँ ठीक है तो ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। हाँ तो अब देखो, अब जो सब क्लॉज 2 था उस बेसिस पर भी कुछ कुछ इश्यूज हुए, वो वाला कि किसी को भी एंट्री से नहीं रोका जाएगा, वैसा चीज जो जनरल पब्लिक के लिए है, समझे। तो वुमेन और वो वाला तो बता दिए कि हाँ 3 बताता है कि वुमेन और इसके लिए कर सकता है। लेकिन कुछ हाँ। साल पहले क्या हुआ ना कि तमिलनाडु में एक जज थे, तो वो ना शायद कहीं गए, मतलब कोई क्लब में मैच देखने के लिए, तो उनको अंदर आने से मना कर दिया गया, मतलब एंट्री देने से मना कर दिया गया, क्योंकि तुम्हारा वो ट्रेडिशनल वेयर में थे, और उस क्लब का मतलब ड्रेस कोड था, हो सकता कुछ होगा फॉर्मल या फिर सूट और टाई ऐसे कुछ करके। और आता ही है बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है जहाँ पर ड्रेस कोड लागू होता है कि नहीं, हाँ भैया। कि तुमको सूट पहन के आना होगा या शू इज मैंडेटरी, ये सब। तो इस वजह से क्या हुआ ना, बहुत यू एंड क्राई हुआ, क्योंकि एक तो जज थे, मतलब अच्छे पोजीशन पे थे, उसके बाद ट्रेडिशनल, और इंडिया में इफ ट्रेडिशनल वेयर या फिर कल्चर का तुम अपमान करोगे तो बहुत यू एंड क्राई होता है कि नहीं। हाँ। हाँ मतलब भैया। इतना ये इस चीज का इतना बड़ा इशू बना कि तमिलनाडु की जनरल असेंबली ने बकायदा एक एक्ट पास किया, तमिलनाडु रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस बेस्ड ऑन ड्रेस कोड एक्ट। उसके मुताबिक क्या कहा है कि कोई भी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर ड्रेस कोड ऐसा हो कि वो ट्रेडिशनल अटायर या फिर ट्रेडिशनल कल्चर को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हो या उसके लिए डिसरेस्पेक्टफुल हो, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, समझे। सर तो ये तो सही भी तो है ना, क्योंकि आप जिस जगह से आते हो उनका जो रूट ड्रेस है, आप उसको डिनाई भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि
जैसे कि ये जो ब्रिटिश है उनका जो ड्रेस कोड है, उनको तो वो खुद के कोई क्लब में डिनाई नहीं करेंगे। तो मतलब ये सही भी तो है ना, हम लोगों को अपना कल्चर, अपना रूट भूलना भी तो नहीं चाहिए। और किसी को उस ऑब्वियसली। बेसिस, अगर हम लोग बात करें कि कास्टिज्म पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, कि जो इंडिया में होकर इंडियन ड्रेस को ही मना किया जा रहा है। हाँ लेकिन देखो, अगर दोनों एंगल से देखोगे किसी का भी, यू हैव टू गो अनबायस्ड वे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हाँ, ट्रेडिशनल वेयर का है, कल्चर का है, उस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने अपना ड्रेस कोड रखा है, जैसे स्कूल है, ठीक ना, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए चलो स्कूल अपना ड्रेस कोड है। अब तुम स्कूल में इंसान बोलेगा कि हम धोती या कुर्ता ही पहन के जाएंगे, मेरा ट्रेडिशनल ये है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी वाले कॉन्सेप्ट को तो नलीफाई कर रहा हाँ, है ना। क्योंकि वो स्कूल है, वहां पे यूनिफॉर्म है, और ये तो तो ड्रेस कोड है। मतलब ड्रेस कोड में रहना चाहिए कि आदमी डिसेंट कपड़े पहना हो। वो आप फॉर्मल्स और इंडियन ड्रेस को वैसे तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, कि वो, क्योंकि नॉर्मली तो वो डिसेंट कपड़ा होना चाहिए बस। कभी कभी मतलब कोड, वो ड्रेस कोड होता, अब जो भी इंटेंशन है वो ड्रेस कोड लाने के पीछे सामने वाले इंसान का, तो वो एक ये होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोगों को पता होता है। जैसे मान लो किसी का शादी हो रहा हो, उसमें अगर ड्रेस कोड है कि ठीक है, तो वो कार्ड में मेंशन रहता कि ड्रेस कोड ये है, या फिर कोई पार्टी है उसका कोई थीम है, उस बेसिस पर वो ड्रेस कोड है। बहुत सारे ये होते, मतलब जगह होते, रेस्टोरेंट होते या क्लब्स होते, जहाँ पर कभी कभी वो लोग थीमेटिक थीम वे में कोई एक दिन किसी थीम को फॉलो करते हुए वो लोग एक ड्रेस कोड रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अगर मान लो नॉर्मल ये में गए और उनको जैसे मान लो कहीं सूट का हो या फिर ब्लेजर का हो, और कोई इंसान गया हो, वो कैरी भी नहीं कर रहा हो ब्लेजर और उसने पहना भी ना हो, तो उन जगहों पर होता है कि बगल में उनका एक क्लॉक रूम होता है, वहां पर वो लोग बोलते हैं उस साइज का अगर अवेलेबल होता है तो वो लोग दे देते हैं कि आप ये जाके जाओ। तो अब वो इंटेंशन बहुत सारा वैरी कर सकता है। ऑब्वियस बात है, किसी को जो है अब आपको ये राइट नहीं देता कि आप ड्रेस कोड रखे हो तो आप डिसरेस्पेक्ट करो किसी भी ट्रेडिशन को या कल्चर को। लेकिन अब उनका इंटेंशन था कि वो जो है हम एक ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्मिटी, या फिर इस वजह से ये ड्रेस कोड फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेन इंटेंशन वही कॉमर्शियल हो गया है। तो वो कॉमर्शियल यही है, मतलब हम्म। प्रॉफिट अर्न करना ही उनका मोटिव हो गया। अब किसी भी रीजन से उन्होंने वो ड्रेस कोड लागू किया हो, चाहे यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे ये कि इसी कैटेगरी के लोग आए हमारे पास, कि इस क्लास के लोग आए या फिर इस इनकम ग्रुप के लोग आए, जो भी हो रीजन उसका कारण। लेकिन वो ऑब्वियस बात है, ये बात भी सही है कि आप किसी का कल्चर या ट्रेडिशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और इस वजह से ये लॉ जो मोस्ट पास। इम्पोर्टेंट है कि उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनके स्टेट या उनके ही कंट्री में उस कल्चर को तो नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल भी हाँ डिस्क्रिमिनेट। उनको, अब देखो, जो लॉ फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, कि ये वाला रूल होगा, ये लागू होगा, ये वाला ड्रेस कोड है हमारा, ये डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है, ठीक। और जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग वहाँ के स्टाफ होते हैं, उनके लिए उनको बोल दिया जाता है कि ये है, ये रूल फॉलो करना है, ऐसा कुछ होता है। अब उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनका जॉब, ठीक। चलो ये जज थे, इनको एंट्री से रोका गया, तो इतना ह्यू एंड क्राई हुआ, हो सकता। और आज के टाइम में मान लो कि ये है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो लोग इसको रिकॉर्ड करके ये करके ऑनलाइन पोस्ट कर देते, तो ह्यू एंड क्राई हो सकता है, ठीक। आज से 10 साल 20 साल पहले मान लो कोई जनरल पब्लिक होता, कोई नॉर्मल सिटीजन होता, जिसके पास उतना रीच ना हो, या फिर जो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीजें आती होती और चली जाती। बहुत बार हुआ होगा तुम्हें या मुझे, इस चीज की वजह से रोका गया होगा कि सर ये हमारा शू इज मैंडेटरी, हमारे रेस्टोरेंट में आपने शू नहीं पहना है, समझे। अब उसका कोई भी रीजन हो वो चीज करने का, तो अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हो, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो स्टाफ रहते हैं वहां पर काम करने वाले, उनके लिए उनका हाँ। जॉब इम्पोर्टेंट है। अब वो ये चीज नहीं देखे में ये हुआ होगा, हालांकि उस समय हो सकता था कि कोई मैनेजमेंट आके उनको बोलता कि एंट्री दे दो, ऐसा कुछ है। लेकिन तब तक में अगर, अगर मैनेजमेंट वहाँ प्रेजेंट ना हो,
कहीं मतलब कहीं और डिसीजन मेकिंग हो रहा हो तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, या जो भी हो, वो फोन नहीं करवाए या जैसा कुछ भी हो, तब तक में यूएन कराए हो गया होगा। और इतना हुआ कि इसने किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट मतलब असेंबली में तो यही लॉ पास किया ना कि अगर कोई भी डिसरेस्पेक्ट करेगा तो फिर उसको मतलब लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो बहुत 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 सारे क्लब्स हैं इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा टाइम से हैं, तो अब उनके लिए उनका वो जो चला आ रहा है, हो सकता है बहुत सारे हैं जो ब्रिटिश टाइम से हो, अब उनका वो एक ड्रेस कोड चला आ रहा है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से। जैसे यूपी बिहार या इधर इतना गवर्नमेंट सर्विस का जितना क्रेज है, उतना क्रेज डाउन साउथ या मुंबई महाराष्ट्र के तरफ नहीं है, गुजरात में नहीं होगा, क्योंकि अब वो बिजनेस उनका चला आ रहा है, बिजनेस बिजनेस वाला ये। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल लिगेसी अभी तक हम लोग आगे चला ही रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस। अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे हम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि लालू यादव के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और उसमें यही था कि लालू यादव जब सीएम बने ना 90s में, 1990 में, तो बहुत यंग थे। और वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माँ के पास पहुंचे, तो उनकी माँ को नहीं पता था सीएम क्या होता है। फिर वो बताए ऐसे ऐसे है, ये है, सीएम का ये काम होता है, ये होता है। उनकी माँ का लास्ट स्टेटमेंट था, मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट भी होगा, हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। उनकी माँ का लास्ट स्टेटमेंट था, अच्छा तो तुम सरकारी नौकरी नहीं ले पाए। तो सोच लो, सरकारी नौकरी लेके वो कुछ भी बनते, वो सारे के सारे उनके अंडर काम कर रहे थे उस समय, आईएएस ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, सबके सब उनको ही रिपोर्ट करते, उनके अंडर काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी माँ ने कहा कि अच्छा तुम सरकारी नौकरी नहीं ले पाए ना। तो वही बात है, अब बहुत सारा है जो कैरी ऑन हो रहा है ट्रेडिशन, और तो उसको फॉलो करना चाह रहे हैं बहुत लोग, तो धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होगा, इसी को तो चेंज कहते हैं ना। हो सकता है एक टाइम है यस। जब फिर ये चीज उतना मायने नहीं रखेगी। ऐसे में ओके तब तो बार 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 में स्टैग एंट्री पर भी लड़के लोग बोल सकते हैं क्या हम लोग को क्यों रोका जा रहा है करने। अब उनका रीजन है कि अकेले लड़के आएंगे, हो सकता है अंदर में वो बदतमीजी कर सकते हैं, मतलब ड्रंक होके ड्रंक स्टेट में किसी वुमेन के साथ कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, ठीक। हो सकता है कि अब भले ये गारंटी तो नहीं करती किसी एक वुमेन का ग्रुप में होना कि हाँ वो इंसान वैसा नहीं करेगा, क्योंकि नेचर तो सेम ही रहता, लेकिन फिर भी ये रीजन हो सकता है। अब उस वजह से बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिलता है कि आप स्टैग हो, अभी स्टैग एंट्री नहीं है, तो ये भी एक है, एग्जांपल देख सकते हो। ओके सर। हाँ, तो अब जो है दूसरा क्वेश्चन आएगा जो अभी इतने देर से हम लोग कर रहे थे कि इतना कुछ जो हम लोग देखे, क्लॉज 1 क्लॉज 2, तो क्या एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये प्रोविजंस जो है ये गवर्नमेंट को ये राइट देती है कि वो जॉब रिजर्व कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए या बैकवर्ड कास्ट के लिए, है ना। तो हाँ, इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा हम लोग को, मतलब 14-15 से आगे बढ़ के 16 में जाना होगा। तो आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 4 है, ठीक, ये गवर्नमेंट को मतलब ये गवर्नमेंट को राइट देती है कि वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, समझे। तो अब जो है 16 का अगर 4 देखोगे तो उसका स्टेटमेंट ही है 16 का 4। हाँ, nothing. स्टेटमेंट क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state, समझे। तो ये चीज है। तो चलो अब ये कह सकते हैं कि चलो जॉब में है, तो अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि अच्छा ये तो बस जॉब में ही प्रोवाइड करता है ना राइट गवर्नमेंट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के मामले में तो नहीं होना चाहिए तब ये चीज, है ना, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, और आर्टिकल 29 अगर देखोगे सब क्लॉज 2, तो वो कहता भी है कि नो सिटीजन शाल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उसमें एक है बाकी सब के अलावा कि वो कास्ट मेंशन है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत क्या हुआ ना इसके बाद, लेकिन इसका जो था अल्टरनेटिव वो था ना 4 में, मतलब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें था ना कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ 29 साल प्रिवेंट। तो चलो वो एक था, है ना, कि हाँ वो लोग चाहे तो कर सकते हैं।
लेकिन उस समय जब नया नया इंडिपेंडेंस हुआ था तब क्या था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है तुम्हारा इस बेसिस पर, मतलब क्योंकि ये तुम्हारा प्री ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, समझे। तो उस वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी का एक मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में प्री ब्रिटिश टाइम से रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे कोटा बेस्ड था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो वो कंटिन्यू होते रहा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब लोगों ने चैलेंज किया उसको, तो वहीं से आया तुम्हारा चंपकम दोराय राजन केस 1951 में। तो उसमें कोर्ट ने कहा ना कि 29 सब प्लस 2 के बेसिस पर तुम्हारा कोई भी कोटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं रहेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोटा नहीं रहेगा। उसने स्ट्रक डाउन कर दिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ 29(2) के बेसिस पर, समझे। तो इसी के अराउंड आने के लिए, क्योंकि अभी हम पिछले क्लास में भी बताए थे और ये भी कि अगर कोर्ट कुछ वर्डिक्ट देता है तो फिर अगर पार्लियामेंट को वो चीज पास ही करना है तो फिर उसके टर्न अराउंड के लिए वो अमेंडमेंट के थ्रू लॉ लाता है ना। तो इसी के टर्न अराउंड करने के लिए जो हम सब क्लॉज 4 अभी बोल रहे थे ना 15 का, वो तुम्हारा लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, समझे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तुम्हारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, समझे। क्यों? क्योंकि चंपकम दोराय राजन केस नोट्स में मिल जाएगा 1951 में एपेक्स कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि मतलब कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि एजुकेशनल मतलब 29(2) को साइट करते हुए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोटा नहीं होना चाहिए, समझे। तो 15 का 4 में आया कि अब इस 29(2) को साइट करते हुए, इसलिए ये मेंशन्ड है कि 29 का क्लॉज 2 क्यों मेंशन्ड है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में। यही वजह है कि 29 आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को ऐसे कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को की अपलिफ्टमेंट पे काम करे या फिर ST SC के अपलिफ्टमेंट पे काम करे, समझे। तो यहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी होने लगा। अब दूसरा एक जो राइज करेगा इस वजह से कि चलो ठीक है, अगर आप फुल्ली फंडेड हो गवर्नमेंट से तो आप लागू कर सकते हो रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अगर आप सेमी फंडेड भी हो, पार्शियली फंडेड भी हो, तो भी गवर्नमेंट लागू करवा सकता है। व्हाट अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस? ये सवाल तो आएगा ना, व्हाट अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस? वो तो गवर्नमेंट से फंड नहीं लेती है, तो वहां कैसे लागू होगा गवर्नमेंट को? तो वहां जाने से पहले अभी प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं। अगर ये डेटा गलत है तो बताना मेरे को, ठीक ना। लेकिन प्रेजेंट स्टेटस क्या है? SC 15% रिजर्वेशन है, ST है 7.5%, OBCs का रिजर्वेशन है 27%, PWD का है 4%। तो अभी ये कितना मिला के ऑलमोस्ट मेरे को लगता कितना 49% है। ये तो और फिर जब आया तुम्हारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का तो वो 10% हो गया। तो आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वो 15% वाला थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर रहा है ये, और फिर किस किस वजह से EWS को आया और क्या क्या इसमें मतलब इशूज क्या क्या है EWS कैटेगरी रिजर्वेशन लाने में, पर अभी है। तो अब ये जो है तुम्हारा ये 10% इंट्रोड्यूस होने के चलते 33.5% हो गया। तो इसका मतलब ये 53% होगा, 53.5%, ठीक है ना। तो अब देखो, अब वापस आते हैं उस इशू पे कि गवर्नमेंट चलो सेमी फंडेड और फुल्ली फंडेड में तो अपना लागू कर सकता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्यों? तो इस पे बहुत सारे केस आया। तो एक केस था PA इनामदार जजमेंट। ये सारे नोट्स में मेंशन्ड है, हम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनामदार जजमेंट तुम्हारा 2005 का। तो उसमें एपेक्स कोर्ट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी एड नहीं लेता जो इंस्टीट्यूट, तो उसको आर्टिकल 14 और 19 का 1G के तहत
कोटा लागू करने के लिए नहीं फोर्स कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल एंटिटी है। मतलब कोर्ट का कहना था कि जैसे मान लो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक, हालांकि ये भी एक डिबेट का टॉपिक है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट मानना चाहिए, लेकिन चलो है, मेन मोटिव तो वही है ना, कॉमर्शियल ये। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट जो है उसके अंडर तो और भी बहुत सारे आ जाते हैं। मान लो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से डील करते हैं, वो भी तो पब्लिक मास कंजम्पशन के गुड का ये कर रहे हैं। तो आखिर क्यों कैटेगरिकली एक इंस्टीट्यूट को इस कैटेगरी में लाना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जो कि कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, बस इसी को क्यों लाना? और भी तो बहुत सारे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, अगर ये चीज लाना है तो उसमें क्यों नहीं लाया जाए? समझे? सिंगल करना हाँ इज नॉट, और ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को इनवैलिडेट कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समझे? क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब आर्टिकल 19 जो है उसका क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी, वो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दे रहा है कि नहीं? तो मतलब कि इन्हें, दे हैव द फ्रीडम सबसे पहले कि हाँ ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि एड तो नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए एपेक्स कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी को वायलेट कर रहा है। क्यों वायलेट कर रहा है, ये क्लियर है ना? तो अब देखो यहाँ पर एक इशू हो गया। अब तो गवर्नमेंट तो चाहती थी, मतलब वो तो कोशिश कर रही थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन दे, और गवर्नमेंट कोशिश ना करती तो फिर ये इशू ही नहीं आता। समझे? हाँ तो इसीलिए टू गो अराउंड दिस लाया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझे? जहां पर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 को ऐड किया गया। तो हम लोग आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। तो इसका कहना है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 9 shall prevent the state from making any special provision। तो अब तुम लोग के पास है ये बेयर एक्ट है पास में, हाँ भैया। उसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है बाय लॉ, इसको अंडरलाइन कर लो। बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सो फार एज सच प्रोविजंस रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसको भी अंडरलाइन कर लो, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समझे? इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to 30 का क्लॉज 1। समझे? अब देखो इसने क्या कहा कि बाय लॉ मतलब नथिंग विल प्रिवेंट स्टेट टू मेक चेंजेस बाय लॉ। तो बाय लॉ इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए उन्हें लॉ पास करना होगा, बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर वो एक्ट बनेगा पास होने के बाद, है कि नहीं? हम्म, तो अब इस वजह से 15 का 5 इंट्रोड्यूस होने से स्टेट को राइट मिल गया कि चाहे फंडेड हो या फुल्ली फंडेड हो या पार्सली फंडेड हो या फिर कोई भी ये हो, लेकिन अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें ये वाला चीज को फॉलो करना होगा। क्या मतलब? रिजर्वेशन। समझे? हाँ भैया। एक्सेप्शन में क्या हो गया? माइनॉरिटी, क्योंकि वो तो जब हम लोग आर्टिकल 30 पढ़ेंगे तो वो तो माइनॉरिटी के लिए है, तो वहां पर चलो ये चीज नहीं हो सकता, लेकिन ये एक्सेप्शन में है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समझे? तो अब देखो हम्म, अगर तुम 4 में जाओगे, ठीक, आर्टिकल मतलब क्लॉज 4 में जाओगे 15 का, तो वो है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल फ्रॉम मेकिंग एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, है ना? स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए कोई भी नहीं करेगा। नथिंग इन द आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially economic backward। ठीक। और 5 में आओगे अगर, मतलब यही अभी क्लॉज 5 में, तो वो और उसको एलाबरेट करके हर चीज को इंक्लूड कर दे रहा है। समझे? अब एजुकेशन भी इंक्लूड हो गया उसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। समझे? तो इस हाँ वजह भैया। से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो क्लॉज 5 है ना, ओवर राइड्स क्लॉज 4। क्लास 4।
कोई डाउट? नहीं भाई। तो अब देखो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस तो ये हो गया, ओमिट हो गया, और ये जो बाय लॉ को हम लाइन मतलब अंडरलाइन करने बोले, तो इसमें क्या हो गया कि अगर मतलब ये शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट या सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है सिटीजन्स का, उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन लाना है गवर्नमेंट को, तो वो बस लॉ के थ्रू कर सकती है, समझे? इसलिए हम अंडरलाइन करने बोले, क्योंकि ये है, क्योंकि जब हम लोग ईडब्ल्यूएस पढ़ेंगे ना, उसमें ये वाला टर्म ही नहीं है बाय लॉ, मतलब वो चाहे तो ऐसे कर सकती है, अब लेकिन ये वाले करने के लिए उसको लॉ पास करना होगा, स्टेट को लॉ पास करना होगा, समझे? ईडब्ल्यूएस विदाउट लॉ का वो बन गया। नहीं नहीं, विदाउट लॉ नहीं बना, मतलब अगर उसमें चेंजेस लाना है क्या, अगर मान लो कल को लगे कि अच्छा मेरे को इसमें चेंजेस लाना है या कुछ भी मतलब ऐड करना है और भी प्रोविजंस या कुछ नए प्रोविजंस ऐड करने हैं कि चलो पहले एडुकेशन था, जॉब था, अब मेरे को और भी इंक्लूड करना है इसमें, तो उसके लिए फिर हेल्थ बिल सेक्टर। इंट्रोड्यूस होगा, वो पास होगा ये, बट वैसा कोई कंडीशंस इसमें मेंशन नहीं है, जो कि तुम्हारा 103rd, ये अभी तक 5 में तक में कोई डाउट? नहीं भाई। तो उसके बाद आया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए है, जो आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, समझे? अब वो क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल देखोगे अगर सामने होगा तो, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, मतलब वही फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाला, और clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any economically weaker sections of the citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5। मतलब क्या हो गया, 4 एंड 5 में जो जो मेंशन थे, मतलब ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, उनके अलावा बच कौन गया, जनरल हो गया ना, जनरल। हाँ। जनरल क्लास के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ, तब मतलब वो जो इन दोनों में मेंशन नहीं है 4 और 5 में, 4 और 5 में तो देखो हाँ। साफ साफ मेंशन है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और क्या है, एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सोशली बैकवर्ड हाँ। क्लास है, तो मतलब जो अभी और भी बहुत सारा है बैकवर्ड क्लास, और भी बहुत सारे कैटेगरीज है ना, उन हाँ सब भाई। के अलावा, उन सब के अलावा जो भी है, तो बेसिकली वही हो गया जिनके लिए अफर्मेटिव एक्शन नहीं है अभी। उसके बाद एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लास मेंशन्ड in so far as such provisions relate to their admission to educational institution including private institution whether aided or unaided by the state other than the minority referred to which in the case of reservation would be in addition to existing reservation। अब ये वाला लाइन भी देखो, which in the case of reservation would be in addition to existing reservations, समझे? मतलब कि स्टेट चाहे तो और भी प्रोविजंस ला सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो स्टेट के द्वारा, है कि नहीं? लेकिन अब वो क्या रहेगा, अब दूसरा कैटेगरी है कि दूसरा जो लाइन है कि जो अभी एडेड एडिशनल है, मतलब 53.5% जो था रिजर्वेशन, उसके अलावा ये 10% रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें इंक्लूड किया जाएगा, समझे? जैसे मान लो कि अभी 4 कास्ट है जिसको ओबीसी कैटेगरी में मान रहे हैं, समझे? कल को 6 और कास्ट ऐड हो गए इसमें, टोटल 10 कास्ट, तो ऐसा नहीं है कि जो 27% अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, वो 27% जो है तो के मतलब ये 6 ऐड होने से ये 27% का कोटा बढ़ाया जाएगा, ये विद इन दैट 27% ही रहेंगे। इसीलिए भी कभी कभी देखते होगे, या फिर अभी जो मणिपुर में प्रेजेंट वायलेंस है ना, कुकी ट्राइब और हाँ मिल्की भाई। ट्राइब, तो अगर किसी एक को एससी स्टेटस देना चाह रही है कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा था ना कि मिल जाना चाहिए एससी स्टेटस, तो हाँ। दूसरे को हाँ। आपत्ति हुआ, तो क्यों होना चाहिए आपत्ति? ठीक है भाई, हम तो एससी स्टेटस में है, वो भी एससी स्टेटस में है, कोई दिक्कत, एसटी या एससी स्टेटस में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि उनका और जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज में अब फाइट और मतलब कंपटीशन तो और इंक्रीज हो गया ना, समझ रहे हाँ हो? भाई। इसीलिए भी हाँ। प्रॉब्लम होता है, इसीलिए भी इतना सारा वायलेंस और ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं, समझे? तो अब ये इसलिए हाँ। ये जो है एडिशनल होगा ये 10%, मतलब वो 53.5% के अलावा ये 10%, समझे?
हम्म। कोई डाउट? भैया भैया तो अगर मान लीजिए, मतलब ऐसा होता तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ऐड कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट मतलब चाह करके उस जिस कैटेगरी वाला लोग वो कर रहा है, मतलब वो फाइट वाइट कर रहा है, राइट्स वाइट्स कर रहा है, आवाज क्लियर वही नहीं, लोग को फिर से निकाल दे। बोले क्या क्या? जैसे कि जो लोग राइट्स कर रहा है अपोजिट में, जो पहले से 80 में है, और जिसको ऐड ऑन किया जा रहा है उसके उसके खिलाफ कर रहा है, तो जो पहले से है उसको निकाल दिया, तो ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन ऐसे। नहीं हो सकता, इतना आसान थोड़ी है किसी को भी निकालना या अपडेट करना है वैसा कुछ। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीड्योर्स हैं। आगे जब हम लोग रिजर्वेशन में जाएंगे ना, तो पढ़ेंगे हम्म। कि आखिर से इसको शेड्यूल ट्राइब्स क्यों बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट क्यों बोलते हैं, ओबीसी को ओबीसी ये देने का क्यों, कैसे वो ओबीसी कास्ट मिला, समझे? हाँ। इतना हाँ। आसान थोड़ी है कि आज इसको निकाल दिए कल उसको ऐड कर दिए। प्रोसीड्योर्स है उसके लिए। अच्छा, तो ये ऐड ऑन वाला हाँ, तो बहुत दिन से चल रहा होगा था मणिपुर। अब और अबव ऑल बहुत जगह चल रहा है। अबव ऑल वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है हाँ, अनऑफिशियली। मेन तो वही है। नहीं, बहुत जगह डिजर्व डिजर्व भी करता है लोग, मतलब जरूरी भी है, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में वो क्या, तो वही बात है ना, अगर किसी एक इंसान का भी भला हो रहा है किसी प्रोविजन से, तो हाँ। दैट प्रोविजन इज इम्पोर्टेंट। हम्म। और अगर देखोगे गलत यूज या फिर वो पॉलिटिकल यूज या किसी भी पर्सनल बेनिफिट वाइज यूज करने के लिए कोई भी लॉ का, तो वैसे बहुत लॉ मिलेंगे, लेकिन उसी लॉ में अगेंस्ट में जितने भी तुमको मिलेगा आर्ग्यूमेंट्स, फेवर में भी तुमको ये आर्ग्यूमेंट्स मिलेगा कि अच्छा इसका लाइफ इस वजह से बचा या इसका लाइफ इस वजह से चेंज हुआ, समझे? हम्म। अब 1997 में था तुम्हारा जो अभी हम पहले बोल रहे थे, विशाखा हम्म। जजमेंट जो आया, तो 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था। और ये वाला केस का हम जिक्र किए थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी, सॉरी सेपरेशन ऑफ पावर में भी, कि कब मतलब क्योंकि वैक्यूम था, कोई भी लॉ नहीं था रिगार्डिंग ये तुम्हारा हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, तो इसलिए कोर्ट ने, और शायद सेशन में नहीं था उस समय, तो इसीलिए कोर्ट ने उस समय गाइडलाइंस दिया। और फिर जब सेशन में आता पार्लियामेंट या फिर तुम्हारा लेजिस्लेचर, तो उस समय फिर उस गाइडलाइंस को अगर वो चाहते तो लॉ पास करके एक्ट में तब्दील करते, लेकिन जब तक वो एक्ट पास नहीं होगा तब तक वो गाइडलाइंस ही काम करेगा एज लॉ फॉर दैट पर्पस, समझे? तो वही हाँ विशाखा भाई। वाले केस में तुम्हारा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जो है, कुछ कुछ गाइडलाइंस उन्होंने लेट डाउन किया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो अब ये यहाँ पर जिक्र, चलो सेपरेशन ऑफ पावर में तो हम बताए थे कि यहाँ पर कोर्ट ने लेजिस्लेचर वाला काम किया, ठीक, तो हम्म। और जरूरी भी था, तो लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने वर्डिक्ट में, मतलब अपने जजमेंट ने, कोर्ट ने कहा था कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है, दैट लीड्स टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 23, समझे? हाँ भाई। मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ऑब्वियसली सेक्सुअल हरासमेंट या हरासमेंट हो रहा है तो वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। 14 में तुम्हारा था कि इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर लॉ, है कि नहीं, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में भी था तुम्हारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, है कि नहीं? तो हम्म। वो सारे चीजों को वायलेट कर रहा है ये चीज, तो इसीलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एज एन अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, समझे? हाँ भाई। 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो उसमें गाइडलाइंस सेट किया था। तो क्यों? क्योंकि वो वायलेट कर रहा था 14, 15 और 23। ये डिस्क्रिमिनेशन में जो हम बोले थे ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस, तो उसमें हाँ भाई। एक्सेप्शंस भी है, वो आर्टिकल 14 में, समझे? इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शंस भी है, वो एक तो हम जब प्रेसिडेंट फिर से पढ़ाएंगे हालांकि, पर जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हम्म। थे तो बोले थे कोई भी उनके टेन्योर में क्रिमिनल ये नहीं किया जाएगा उनके लिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो जो ये टॉप लिख सकते हो, एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहला तो वही आर्टिकल 361, फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है,
जो भी डिप्लोमेट्स है ना, उनपे क्रिमिनल एक्शन, जो भी डिप्लोमेट्स है दूसरे कंट्री के, हमारे कंट्री में, उनपे क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। उनपे अगर कोई एक्शन लेना है तो इन्फॉर्म करना होगा उनके कंट्री को, फिर वो इनको डिपोर्ट करेंगे और वहां के कोर्ट में उनपे फिर केस किया जाएगा। और ये सेम चीज हमारे भी डिप्लोमेट्स के साथ होता है दूसरे कंट्री में, समझे? तो ये वाइडली फॉलो होता है। उसके अलावा तुम्हारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बताए थे कि अगर कोई पार्लियामेंट है, मतलब लेजिस्लेचर है या फिर एमपी एमएलए है, तो वो जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ भी कहेंगे, उनपे डिफेमेशन वाला नहीं लगाया जा सकता, ये भी हम बताएं। तो ये तीसरा हो गया, क्योंकि अगर मतलब मान लो इक्वेलिटी बिफोर आए, मतलब बिफोर लॉ है उनका, तो फिर अगर वो कुछ बोले तो उनपे डिफेमेशन का चार्ज लगा के कोर्ट उनको वही ये सुनाएगा। लेकिन अगर वो ऑन द फ्लोर बोले हो, मतलब कि जब वो हाउस में प्रेजेंट हो और वहां पर वो जो भी ये दिए हो उस पर कभी भी डिफेमेशन का चार्ज नहीं लग सकता है। तो ये एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, मतलब उन पे ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है ना डिफेमेशन चार्ज लग सकता है, समझे? उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है कि कोई भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज नहीं कर सकता, समझे? अब देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस क्यों हो गया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो लोग कुछ भी बोल सकते जो उनके मन में हो, ठीक ना, वो फ्रीडम है उनको। लेकिन अगर तुम अपने स्पीच के थ्रू या कुछ भी बोल रहे हो उसके थ्रू तुम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोर्ट विल तुमको गिल्टी चार्ज करके तुम पे एक्शन लेगा। सेम वे डिफेमेशन पे भी, कि तुम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके किसी के खिलाफ कुछ भी अनसंत नहीं बोल सकते हो जो उसको सेंटिमेंट को हर्ट करे, समझे? तो ये सब एक्सेप्शन है तुम्हारा इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये मिस हो गया था मेरे साथ। ये डिफॉर्मेशन का ही ना केसेस लगा है राहुल गांधी।